Hey, good evening to all of you. Uh, so today we are doing a reasoning session on logical reasoning session on NMAT. तो NMAT यानी नरसी मोंजी का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें जो रीजनिंग सेक्शन आता है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले पेपर के बारे में बात करते हैं। सो आई एम होपिंग दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करेंगे सब, राइट? ओके, जस्ट वेट देन फॉर 1 or 2 minutes. All right, so let us start. So yes, as I was saying, we are doing a session based on logical reasoning in NMAT. Okay, तो देखो सबसे पहले तो NMAT का पेपर पैटर्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो जितने लोग भी आप में से NMAT लिख रहे हैं, चाहे उन्होंने फॉर्म भर दिया हो या भरने वाले हैं आगे, वो कोई सी भी विंडो के लिए आप अपीयर हो रहे हो, आपका जो पेपर होगा वो इस पैटर्न पे होगा। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। लैंग्वेज स्किल्स यानी इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, VRC, एवरीथिंग इंक्लूडिंग इंग्लिश और सराउंडिंग इंग्लिश वुड बी देयर। क्वांटिटेटिव स्किल्स में क्वांट ऑब्वियसली आएगी, प्लस थोड़ा बहुत DI, बेसिक्स ऑफ DI, बहुत ज्यादा नहीं। लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये सेक्शन जो है, इसमें थोड़ी थोड़ी क्रिटिकल रीजनिंग और जो बाकी रीजनिंग तो है वो जो रीजनिंग है वो आती है। अब मेनली अभी हमारा फोकस ऑल दो रीजनिंग पे। टाइम लिमिट आप देखो, लैंग्वेज स्किल्स के लिए 28 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है तीनों में, और सबसे ज्यादा टाइम जो है वो आपको दिया जाता है क्वांट के लिए 52 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन, आई मीन 1 मिनट अ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक दैट, बिकॉज काफी सिमिलर है 36 और 40। सो लगभग लगभग एक सवाल 1 मिनट टाइप सिनेरियो हो गया यहाँ पे रीजनिंग में ना। टोटल 2 घंटे का पेपर हो गया। और इसमें एक अच्छी बात है कि आप अपने मन से जो है ऑर्डर चुन सकते हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला सेक्शन आपको VRC ही, आई मीन लैंग्वेज स्किल्स ही करना है। आप अपने मन से शुरू में चुन सकते हो कि आपको कौन से ऑर्डर में पेपर देना है। ठीक है। अमन, आई थिंक थोड़ा मैं बोल लूं पहले, इससे पहले कि आप डायरेक्टली बस क्वेश्चंस डालो मुझ पे। You can ask questions in Q&A at the end of class, okay? Till then, I think I need to speak more things by myself. So, language skills, quantitative skills और logical reasoning में आप किसी भी ऑर्डर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आपको शुरू में ये ऑर्डर चुनना होगा। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है QA, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन लैंग्वेज स्किल्स चुना, तो वो शुरू में चुनना होगा। ठीक है। स्कोर रेंज 0 से 120 है तीनों का। मतलब मिनिमम आप 0 भी स्कोर कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 120 स्कोर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप, आई मीन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट अगर आपके किसी सेक्शन का कोई टाइम खत्म हो गया है, जैसे मान लो 36 क्वेश्चंस का लैंग्वेज का 28 मिनट्स है, अगर 28 मिनट्स खत्म हो गया और आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होंगे उस पर थोड़ा बहुत पेनल्टी लगेगा। जैसे मान लो 28 मिनट बीत गए आपके, लैंग्वेज स्किल्स के 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए, आपने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 6 सवाल छूट गए आपके, तो वो जो 6 सवाल छूट गए उस पर कुछ पेनल्टी लगेगा। कितना होगा वो पेनल्टी ऐसे फिक्स नहीं है, पर इतना भी नहीं होगा कि जैसे 1 क्वेश्चन पर क्वेश्चन -1 होता है कैट में, MCQ में, इतना नहीं होगा। पर हाँ, पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 0.2 या 0.1 ऑलमोस्ट इतनी पेनल्टी लगेगी उन क्वेश्चंस पे जो आप छोड़ दोगे, जो आपसे नहीं हो पाएंगे टाइम लिमिट के उसमें, है ना। ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि GMAT के पैटर्न पे होता है ये पेपर। अडेप्टिव पैटर्न है इसका, GMAT सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है ये। अडेप्टिव पैटर्न क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अडेप्टिव पैटर्न क्या है। जिनको अभी तक नहीं पता, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने वाले, उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है। अडेप्टिव पैटर्न होता है कि स्टार्ट इजी क्वेश्चन से होगा
ओके, स्टार्ट जब पेपर होगा, जो भी सेक्शन पहले आएगा, सबसे पहले जो भी सेक्शन आएगा उसमें शुरुआती क्वेश्चंस जो है हर सेक्शन में इनिशियली इजी होंगे। फिर अगर आपने सही करते जा रहे हो कंटिन्यूअसली तो टफर क्वेश्चन आते जाएंगे हर बार। और अगर आपने एक सही किया तो अगला उससे थोड़ा टफ, अगला सही किया तो अगला उससे थोड़ा टफ, अगला सही किया तो अगला उससे थोड़ा टफ, इस तरह से चलता जाएगा। फिर जब आप मान लो कोई क्वेश्चन गलत कर दो अगर, तो अगला उससे कंपैरेटिवली इजियर, अगर वो भी गलत कर दिया तो अगला उसके कंपैरेटिवली इजियर। इस तरह से क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन होता रहता है। अगर आप लाइन से सही करते जा रहे हो तो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, अगर आप लाइन से गलत करते जा रहे हो तो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल घटता जाएगा। ये अडेप्टिव पैटर्न होता है। तो फिक्स नहीं है कि हर बच्चा, जैसे अब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर दे रहे हो, मान लो लैब में बैठ के, आपके बगल में कोई बच्चा पेपर दे रहा है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, जरूरी नहीं है सेम हो। इट कुड बी डिफरेंट, है ना। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस सीइंग वुड बी डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट दैट वे। ये होता है अडेप्टिव पैटर्न। अडेप्टिव पैटर्न से डायरेक्टली पेपर में डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले जरूरी होता है कि आप मॉक्स दें। तो अगर आप एनमैट देंगे तो टाइम की वेबसाइट पे आपको 5 या 8 मॉक्स आई थिंक मिल जाएंगे, आप वो दे सकते हैं। एंड थोड़े थोड़े गैप के साथ दे सकते हैं, ऐसे नहीं एक साथ दे दी सारे, कुछ कुछ 2-3 दिन के गैप पे आप दे सकते हैं, सो दैट यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड रियलाइज कि क्या होता है। अच्छा, अब इस तरह का जब अडेप्टिव पैटर्न होता है तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। आपने कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ ना कुछ तो मार्क करना ही पड़ेगा, चाहे आपसे सॉल्व हुआ चाहे नहीं हुआ। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप रिव्यू के लिए नहीं छोड़ सकते, टॉगल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा अगले पे जाने के लिए। अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो वो अगले पे नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा ही नहीं वो, आपको कुछ तो मार्क करना ही पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, आपको लग रहा है ये आपसे हो जाएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, छोड़ दो, कुछ भी मार्क कर, आई मीन छोड़ दो इन द सेंस कुछ भी मार्क करो और अगले पे चले जाओ। तो ये अडेप्टिव पेपर में ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए, किसी सेक्शन का टाइम लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए और कुछ सवाल छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं क्या समझा रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन चल रहा है, मान लो 36 क्वेश्चन, 40 मिनट मिले आप, अगर आप बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत स्लो स्पीड पे चल रहे हैं, तो आपका टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। अब आप तो सोचेंगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, मिस हो गए, कोई नहीं, मैंने 36 में से 20 कर लिए थे 40 मिनट में, मेरे 16 सवाल छूट गए लास्ट के 16। तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा। बट जो क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं उन पे पेनल्टी लगती है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। तो ये इंश्योर करना है हमको कि हम क्वेश्चन स्किप ना करें, क्योंकि अगर हम इसमें स्किप करेंगे तो उन सवालों पे पेनल्टी लगेगी जो क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे। वो पेनल्टी उतनी तो नहीं होगी जितनी नेगेटिव मार्किंग होती है कैट में, पर हाँ, पर क्वेश्चन 0.2 मार्क 0.3 मार्क भी होती है, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखें यहाँ पे। कोई सेक्शन का टाइम अगर चल रहा है तो उस दौरान मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर पाए अटेम्प्ट, जिसमें बीच में अगर कोई बहुत लेंदी या कैलकुलेटिव या टफ क्वेश्चन है तो कुछ भी मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये आपको पेपर चलाना है, आगे से आगे चलाना है जितना हो सके, टाइम लिमिट में करना, उस टाइम लिमिट में ही करना उस सेक्शन को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बातों का ख्याल रखना होता है। ये चीज मॉक से आती है अच्छे से, एंड ऑब्वियसली प्रिपरेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होता है, मतलब कैट जितनी डिफिकल्टी नहीं है। ऑब्वियसली रीजनिंग की अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं। इसमें जो रीजनिंग सेक्शन आता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के मेजरली होते हैं। एक क्रिटिकल रीजनिंग वाले सवाल, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, एक बार में दिमाग में उतार लो। लॉजिकल रीजनिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, इन्फरेंस, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, ये सब से रिलेटेड भी आते हैं कुछ सवाल। आप मान के चलो ऑलमोस्ट 36 में से लगभग 10 सवाल तो ऐसे ही होंगे, 8-10, 10 के आसपास मान लो ऐसे क्वेश्चन होंगे। और बचे हुए 25-26 क्वेश्चन जो भी होंगे वो बाकी रीजनिंग से होंगे। तो बाकी रीजनिंग का मतलब है कि मैं आगे ऑल तो स्लाइड्स पे दिखा दूंगा, बट बाकी रीजनिंग में ओमैट वाली जो रीजनिंग है उससे ज्यादा होंगे, जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, इनपुट आउटपुट, शायद कैलेंडर्स भी आ जाए, वैसे तो चांस कम होता है पर आ जाए, और डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, फिगर वाले सवाल रीजनिंग वाले, है ना, और
मतलब इस तरह के जो लॉजिकल टॉपिक्स, डिडक्शन से भी यहाँ सवाल आता है, जरूर आता है डिडक्शंस के क्वेश्चन। तो अगर आप कैट के लिए डिडक्शंस नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप डिडक्शन एनमैट के लिए जरूर पढ़ोगे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब आता है। और छोटी मोटी पजल्स भी आती हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, जनरल बाइनरी लॉजिक पजल्स, कंपैरिजन पजल्स। बहुत ज्यादा टिपिकल पजल्स नहीं, ठीक ठाक नॉर्मल सिंपल पजल्स आती हैं, पर आती हैं। ठीक है, तो ये सब है। इसका जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो काफी मॉडरेट रहता है, पर क्योंकि पेपर अडेप्टिव है इसीलिए उससे अडेप्टिव पेपर को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वन नीड्स टू राइट अ लॉट ऑफ मॉक्स इन ऑर्डर टू actually understand the paper or actually analyze the paper. Okay, so I'm sure this much information is enough for everyone. Half first slide ही है, वेदांत ही है ना, फर्स्ट स्लाइड ही है। Okay. चलो, I think we need to go further and discuss more things before we practice a lot of questions. यहाँ पे मैं अब आगे थोड़ा 5-10 मिनट बाद मैं क्वेश्चंस कराना चालू कर दूंगा आपको प्रैक्टिस। आपको इस तरह से बैठना है जैसे कोई टेस्ट चल रहा हो। मैं हर क्वेश्चन दिखाऊंगा एक लिमिटेड टाइम के लिए और आपको सॉल्व करना होगा उसको, राइट, एंड आंसर करना होगा। तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ एनमैट रीजनिंग। आपको ऐसा लगेगा ऐसा पेपर चल रहा है, सॉर्ट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पेपर के बारे में बाकी बातें जो मैं बोला हूँ, बहुत सारी बातें मैं जो बोला था वो यहाँ पे लिखी हुई। यहाँ पे स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लो इन केस यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। बाकी आई हैव टोल्ड ऑल दीज थिंग्स। एक और बात, ये पेपर आप घर पे भी दे सकते हो और लैब में भी, लैब के लिए भी स्केड्यूल कर सकते हो। मतलब वहां पे जाके देना और कंप्यूटर लैब में जहां भी पेपर सेंटर पे देना या घर पे देना। मेरा सजेशन पर्सनली, अगर आप लोगे अक्रॉस ऑल दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन ओनली से घर पे मत देना, सेंटर पे ही जाके देना जिन लोग सिंसियर है देने के लिए। उसके पीछे रीजन ये है कि घर पे क्या है, सर्वर इशू हो सकता है, लाइट चली गई, वो प्रॉब्लम अगर आपने नहीं हैंडल करी तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार सर्वर इशू है ये पेपर बंद हो जाता है। बहुत सारे पास्ट में लोगों के केसेस आए हैं जहां पे लोगों का बर्बाद हो गया सिचुएशन, घर पे देने के चक्कर में कि यार घर पे दे लेंगे कंफर्ट में अपने, बट थोड़ा भी सर्वर का इशू और ये पकड़ लेता है उसको और गड़बड़ हो जाती है। और इसमें बहुत ज्यादा अच्छा इसका सेंसर कैमरा है, अगर आप थोड़ा भी हिलेंगे डुलेंगे ये पकड़ लेता है, इसको लगता है चीटिंग कर रहा है सामने वाला बंदा। इसलिए प्लीज इंश्योर दैट यू राइट द पेपर इन लैब। आई वुड सजेस्ट दैट, ओके, एंड आई होप यू टेक माई सजेशन सीरियसली। ओके, चलो आगे। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो कॉलेजेस हैं, इसके मेन कॉलेजेस और लास्ट ईयर की कट ऑफ जिसके बारे में हम बात करें, तो 2022 का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें तीनों सेक्शन की भी एक बार मेनली मुंबई के लिए बात कर लेते हैं जो इसका मेन कॉलेज है। मुंबई से अगर आप एमबीए और ह्यूमन रिसोर्स, मेनली जो दो है, एचआर और कोर जो एमबीए है मुंबई, एनएमआईएमएस मुंबई की, ये दो दो मेन, सबसे मेन कोर्सेज या दो मेन एमबीए है एनमैट के थ्रू जिसमें आप जा सकते हो। सबसे ज्यादा कट ऑफ इन्हीं की जाती है, 232। ये पिछले 2 सालों से कंसिस्टेंट है, 232 जा रही है कट ऑफ। अगर मैं सेक्शन वाइज बताऊं, ये तो ओवरऑल है, मतलब आपको ओवरऑल मिनिमम 232 मार्क्स लाने पड़ेंगे कॉल आने के लिए वहां से, इन दोनों के लिए मुंबई से। और एनएमआईएमएस मुंबई का सिनेरियो ये है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही कंसीडर करता है। अगर आप रीटेक्स दे रहे हैं, अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 5 विंडोज होती हैं, आप बार बार दे सकते हैं, तो अगर आप रीटेक्स दे रहे हैं तो मुंबई एंड यू, मतलब मुंबई, एनएमआईएमएस मुंबई वोंट कंसीडर दैट स्कोर, ऑल्सो केजे सोमाया डजंट कंसीडर दैट स्कोर। सो ये दो कॉलेजेस, मेजरली दो कॉलेजेस जो एनमैट के स्कोर का फर्स्ट अटेम्प्ट ही मानते हैं वो है मुंबई और केजे सोमाया, मतलब एनएमआईएमएस मुंबई और केजे। ये दो कॉलेजेस सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट, और बाकी कॉलेजेस आपका बेस्ट अटेम्प्ट मानते हैं। आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं टोटल, ओके, ऐसे है ना। अगर मुंबई के लिए सोच रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट, केजे के लिए सोच रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट, बाकी कॉलेजेस के लिए 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। बट ऑब्वियसली देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर इज टाइम इन्वॉल्व, अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, सो ऑब्वियसली इट इज योर कॉल ओनली। ओके ओके, सेक्शन वाइज अगर हम देखें, अमन, आई थिंक मैंने बोला है कि क्यू एन एंड में करेंगे, है ना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ यू नीड टू लिसन टू मी, ओके। अभी आप ऐसे सवाल तो बहुत बन सकते हैं, आप चैट में लिखते रहोगे तो ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ओके। हाँ, 1 ईयर की बात हो रही है लक्षिता। ओके, एलआर पे आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में 71 मिनिमम मार्क्स चाहिए, 76 मिनिमम लैंग्वेज स्किल्स में, और क्वांट में मिनिमम 69, ये लास्ट ईयर का है। ये इन दोनों के लिए है, और बाकी सबके लिए आप देख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए एनएमआईएमएस मुंबई के लिए आपको, ओके। और बाकी के लिए आप देख सकते हो, पर मैं एक बार सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज द एपिटोम ऑफ दिस एग्जाम। इस एग्जाम से आप बेस्ट जो अचीव कर सकते हैं वो। तो
सेक्शन वाइज इतने मार्क्स आप देख लो आपको चाहिए। चलो, सो मार्क्स जब आप दो, जब आपके मार्क्स आए आपके सामने, तो यू शुड सी कि यार कितने मार्क्स आ रहे हैं, एनालाइज होना चाहिए आपको। 240 जो है ना, वैसे तो 232 मिनिमम कट ऑफ है, बट अगर कोई एनमैट में 240 या 240 से ऊपर लाता है तो वो एक सेफर साइड पे होता है ना। जस्ट 232 क्रॉस करने वाला उतना सेफ नहीं होता, बट 240 या 240 प्लस स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है एनमैट के लिए आज की तारीख में भी। ठीक है, सो योर टारगेट शुड बी 240 प्लस। ओके, दैट इज माई टेक ऑन ऑल दीज थिंग्स। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप स्लाइड अपने पास रख सकते हो, स्क्रीनशॉट। लेट मी गो फर्दर। ओके, ओके, ये पिछले 2 सालों की, आई मीन 2020 और 21 की कट ऑफ है, इसको भी आप देखो। 2020 में मुंबई देखोगे अगर आप, तो 235, वही वेरी वेरी क्लोज टू 232 अगेन। सेक्शन वाइज देखो, थोड़ी 76 है तीनों सेक्शंस में। 2021 में देखोगे, 2021 और 22 ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज 2021 से ही अडेप्टिव हुआ है ये पेपर, जैसे जीमैट का होता है, तो अडेप्टिव पैटर्न जो मैं आपको समझा रहा था, इजी मतलब सही करने पे टफ सवालों का आना, गलत करने पे इजी सवालों का आना, पेनल्टी, ये सारी चीजें 2021 से स्टार्ट हुई। तो 2 साल, पिछले 2 सालों का कट ऑफ ज्यादा मैटर करेगा, जो कि मुंबई का 232 जा रहा है। और सेक्शन वाइज लगभग सेम सा है तीनों सेक्शंस में। तो मुंबई के कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो आपके माइंड में 232 फिगर अच्छा है, और सेफ साइड 240 प्लस फिगर अच्छा है। और तीनों सेक्शंस की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, तो तीनों सेक्शंस की इंडिविजुअल भी होनी चाहिए और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए। आई होप दैट दिस इज ओके टू ऑल। अगर तीनों सेक्शंस की कट ऑफ जस्ट क्लियर होती है, मान लो जैसे अगर आप 70, 71 और 76 सिर्फ इतने ही मार्क्स लाते, एग्जैक्ट इतने, तो सेक्शन वाइज तो क्लियर हो जाएगी, पर ओवरऑल क्लियर नहीं होगी, क्योंकि 70 प्लस 70 प्लस 70 इज 217। 217 इज वेरी लेस देन 232, 15 मार्क्स कम है। तो आपको मतलब ये सेक्शन वाइज कट ऑफ को जोड़ के नहीं बनती है कभी भी एग्रीगेट कट ऑफ, आई एम श्योर ये पता है। सेक्शन वाइज कट ऑफ मतलब मिनिमम इतने तो हर सेक्शन में, एंड ओवरऑल 232 मिनिमम चाहिए होते हैं हमको एनएमएमएस मुंबई में। ओके, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो उसका स्कोर कंसीडर होता है मुंबई में। बाकी कॉलेजेस में सेकंड थर्ड भी बेस्ट अटेम्प्ट मानते हैं। चलो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे, सब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, एक बार थोड़ा सा इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि रीजनिंग जो आता है, रीजनिंग का जो पैटर्न है, इसका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। वर्बल रीजनिंग वाले आते हैं, जिसमें कि ये सब होता है, बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग, अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, नॉट दैट हाई लेवल। एक डिसेंट लेवल आता है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। आप एक डिसेंट प्रैक्टिस करके भी मॉक्स दे दे के इंप्रूव कर सकते हैं, खुद एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टिपिकल स्टेटमेंट्स, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत नॉर्मल मॉरल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, समझ में आएंगे पढ़ के आपको। लाइक स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, सिंपल सिंपल क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत भारी लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होगा। डू नॉट थिंक ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग ऑफ कैट और डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग ऑफ जैट। वो सब नहीं सोचना है हमको, है ना, एनमैट के बारे में जब हम बात करते हैं। काफी डिसेंट, काफी डुएबल, काफी अटेम्प्टेबल होता है। और इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप टाइम बचाओगे। आपको पता है कि 36 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में 40 मिनट का टाइम है। ये करीब तो भी वर्बल रीजनिंग, करीब तो भी 10-12 सवाल मिलेंगे आपको। अगर आपको 10-12 सवाल के आसपास वर्बल रीजनिंग के मिल रहे हैं, तो उन 10-12 सवालों को आपको 5 मिनट मैक्स टू मैक्स में निपटाना चाहिए, ताकि बचे हुए क्वेश्चंस जो एनालिटिकल रीजनिंग के हों, करीब तो भी 25 के अराउंड क्वेश्चंस लगभग, अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग में देख रहे हो, तो उसके लिए आपके पास में आराम से 35 मिनट का टाइम बचे। तो यहाँ 25 क्वेश्चंस 35 मिनट में होने चाहिए, कौन से वाले, एनालिटिकल रीजनिंग। और यहाँ 10-12 क्वेश्चंस 5 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। 5 या 4, 4-5 मिनट आई थिंक इनफ है। फटाफट पढ़ो, जो ऑप्शन बेस्ट लग रहा है मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कैलकुलेट थोड़ी कुछ करना है यार, बस एक स्टेटमेंट पढ़ना है, फटाफट से थॉट जो आ रहा है लगाओ, आंसर आगे बढ़ो, लगाओ आंसर आगे बढ़ो, लगाओ आंसर आगे बढ़ो। सो इनका जो वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट है, मैंने क्या बोला, वर्बल रीजनिंग में 10-12 सवाल मिलने चाहिए, आइडियली 10-12 मिलते हैं। तो उनको 4-5 मिनट में निपटाओ, उनका टाइम सेव करना है एनालिटिकल रीजनिंग के सवालों में। हालांकि ऑर्डर ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि पहले वर्बल रीजनिंग होगी फिर एनालिटिकल रीजनिंग, ऐसा नहीं है।
मिक्सड अप होंगे। पर जब जब कोई वर्बल रीजनिंग का सवाल आए तब तब उसका टाइम 1 मिनट नहीं, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के अराउंड में एक सवाल निपटाना है आपको। 20 सेकेंड मैक्स टू मैक्स एक सवाल को निपटाने के लिए। पर एनालिटिकल रीजनिंग में आप, वो डिपेंड करता है कि आप पजल सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा एक पजल पे। छोटा मोटा कोई नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जो जल्दी से क्लिक होना चाहिए, तो 1, 1.5, 2 मिनट मैक्स टू मैक्स आप एक सवाल पे दे सकते हैं। 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 तो अपर लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ भी मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज यू शुड नॉट लीव, कीप इट इन योर माइंड कि आप सवाल छोड़ेंगे तो ज्यादा नुकसान है बजाय कि सही, आई मीन गलत करने के। क्योंकि अगर आप सवाल छोड़ देंगे तो हो सकता है वो इजियर क्वेश्चन हो जो आपने छोड़े लास्ट के। मोस्टली लास्ट वाले इजियर होते हैं इस तरह के पेपरों में, अडेप्टिव पेपरों में। तो 36 क्वेश्चन 40 मिनट में नहीं अटेम्प्ट हो पाए, मान लो लास्ट के 6-7 सवाल छूट गए, तो उनके पे पेनल्टी लग जाएगी, जबकि वो इजियर क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो पेनल्टी यानी थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी वहां पे। तो होपिंग कि आप बात समझ गए मेरी। अदरवाइज अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे जो गलत होंगे वो जीरो ही तो होगा उनपे, और क्या नुकसान हो जाएगा, जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन छोड़ना और सोचो उनपे नेगेटिव हो जाना, तो वो नुकसान वाली बात है। ठीक, चलो आगे। 2021 के पेपर में से ये बिल्कुल एज इट इज बताया हुआ है कि किसके कितने सवाल थे। इनपुट आउटपुट के 4 क्वेश्चंस का मतलब, इनपुट आउटपुट अगर आपने ओमैट्स की क्लास में थोड़ा पढ़ा हो, जो कि आप सबने, एक सेशन हुआ होगा जिसमें ओमैट्स के 2-3 ऐसे सेशंस हैं हमारे पास जो रीजनिंग में ओमैट्स के कराते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट के 2-4 सेट्स आपने देखे हैं। आप बुक में भी देख सकते हो, ओमैट की अपनी बुक है, SM10022407। जिस बुक के ऊपर रीजनिंग बुक 2 लिखा है, इस बुक से, चैप्टर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग की, इन टॉपिक्स की जो इनमें ज्यादा आते हैं। ये ओमैट रीजनिंग के लिए बुक है, ओमैट LR बुक। और जो कैट की रीजनिंग है वो तो आप डेली पढ़ ही रहे हो, जो अपने SM10022405 में है। इज इट ओके? तो ओमैट रीजनिंग बुक 2 जो है उसको भी साथ साथ में चलाओ, उसको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। ना सिर्फ एनमैट बल्कि स्नैप, और अगर आप सी मैट देते हो तो उसमें भी आपको काम आएंगे। ठीक है। सो इनपुट आउटपुट का एक सेट हम एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें 4 सवाल होंगे, वो आएगा पेपर में। अरेंजमेंट का देखो, लीनियर, सर्कुलर, कोई सा तो भी अरेंजमेंट, ग्रुपिंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिगर बेस्ड हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चलो ठीक है, आ गया वर्बल रीजनिंग, आ गई कितनी सारी। सो हालांकि वर्बल रीजनिंग काफी ज्यादा है इस पेपर में अगर आप देखो तो, बट ये एक स्पेसिफिक विंडो का एक स्पेसिफिक उसका एनालिसिस है। अक्रॉस ऑल विंडोज बताऊं तो वर्बल रीजनिंग 10 से 12, 13 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। पर इसको बिल्कुल, इस पैटर्न को, ये 2021, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि एज इट इज उठ के आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। ये एनमैट वाले बहुत क्वेश्चंस बना के रखते हैं बैंक में, तो कुछ भी इधर उधर मैनिपुलेट करके डालते रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है आपको, पढ़ाई सारी चीजों की करनी है और पेप मॉक्स देने हैं बस अलग अलग, ताकि हर टाइप के सिनेरियो को आप झेलने की मतलब उसमें हो, केपेबल हो। नेक्स्ट। ओके, सो रीजनिंग में मैं ये जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब आपको पढ़ाई करनी है, कहने का मतलब है ना। ये सारे एरियाज अगर आप पढ़ते हो तो आपकी रीजनिंग ठीक है, इसका मतलब ये सब आपको पढ़ना है। क्रिटिकल में ये सब, एनालिटिकल, पजल्स, पजल्स बेस्ड ये सारे हो गए, और बाकी रीजनिंग जो है, जो मेनली रीजनिंग बुक 2 जो मैंने बताई थी उसमें मिलती है। तो ये आपका रीजनिंग का कोर्स है एनमैट के लिए, और डिसेंट लेवल ऑफ तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो, ये जो रीजनिंग बुक 2 बताई थी मैंने, ये तो अपनी टाइम की बुकलेट में से। इसके अलावा एक, आप में से कईयों के पास जो थोड़ा सीरियसली सिर्फ एनमेट के लिए कर रहे हैं उनके पास होगी भी ये बुक, हो सकता है। एनमेट बाय जीमैक गाइड आती है एक, जीमैक जो बॉडी है जो एनमेट और जीमैट का एग्जाम कराती है उसी की बुक आती है। एनमेट बाय जीमैक बुक आती है एक, है ना। इस बुक को भी आप अपने पास रख सकते हो, खरीद सकते हो फॉर एनमेट। ओके, तो इससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, ताकि आपको थोड़ा एनमेट ओरिएंटेड और सवाल मिल जाएंगे वहां से। तो ये बुक भी आप रख सकते हो फॉर प्रिपरेशन, है ना। इट्स अ गुड गुड बुक फॉर एनमेट। ठीक है, ये सब बातें हैं। सो नाउ आई थिंक वी शुड ट्राई क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस टेस्ट क्लास। आप लोग चालू हो जाओ, पेन पेपर लेके बैठो, बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर एनमेट, जिसमें से कुछ पास्ट ईयर पेपर्स के भी और कुछ मेरे को जो लगते हैं रेलेवेंट है बिल्कुल पेपर के लिए।
Since I have also written NMAT 2 times and taught for so many years, तो of course, why not? तो चलो जी। तो ये पहला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बेस्ड है, मैं पहले ही बता दूं, जल्दी से करो, नॉट वेरी डिफिकल्ट, डुएबल क्वेश्चन करिए। अगर आप क्लास में हैं और आप सिर्फ मोबाइल लेके बैठे कि भाई ठीक है देख लेते हैं, क्लास चलती हुई देख लेते हैं, तो आप हम नुकसान कर रहे हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिए साथ में और एकदम जोश से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरे साथ। खुद को टेस्ट कीजिए, आपको कितना आता है रीजनिंग। मैं जितने वेन डायग्राम बना दूं, 3 सेट का है, इतना तो सबको दिख गया होगा, करो बाकी आप। पोस्ट ग्रेजुएट्स, स्पोर्ट्समैन और पॉलिटिशियंस। टोटल 100% है, जिसमें से 42% पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 43% स्पोर्ट्समैन है, 44% पॉलिटिशियंस हैं। लेट्स कॉल A B C D E F G और ये एन नन। 12% बोथ पोस्ट ग्रेड्स एंड स्पोर्ट्समैन। पोस्ट ग्रेड्स एंड स्पोर्ट्समैन का कॉमन पार्ट है D+G। D+G 12% है। 13% बोथ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, यानी कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिशियंस का कॉमन E+G 13% है। 14% पोस्ट ग्रेड्स एंड पॉलिटिशियंस यानी F+G 14% है। 4% आर पोस्ट ग्रेड स्पोर्ट्समैन एंड पॉलिटिशियन, तीनों का कॉमन यानी जी। जी दिया हुआ है 4%। सोचो जी दिया हुआ है तो जी की वैल्यू इसमें डाल दो, तो डीई और एफ आ जाएंगे तीनों। कितने कितने आ रहे हैं? डी डी आ रहा है 8%। ओके। ई आ रहा है 5%। एफ आ रहा है नहीं 5 नहीं, 4 डाला ना, तो 9% ई आ रहा है। और एफ आ जाएगा 4 रखने पे 10%। जी कितना था? 4%। ठीक है ना। अब एबीसी भी निकाल लो जरा सब लोग। एबीसी कितना आ रहा है? देखो ये पीजी 42 है, 42 में से डी एफ और जी हटाओ। 8 और 4 12 और 10 22, 42 में से 22 गया, 20%। ऐसे बी निकालो, पूरे स्पोर्ट्स 43 में से डी जी ई हटाओ। 12 और 9 21, कितना आ रहा है ये? 22%। सी कितना आ रहा है? पॉलिटिशियन 44 है, 44 में से बाकी सब हटाओ तो 21%। दैट इज ओके। ठीक है। अब नन बचा है, नन निकालो जरा, परसेंटेज में कितना आ रहा है? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, बताओ। 100% में से माइनस कर दो सबको जोड़ के। सबको जोड़ दो। देखो पहले पूरा पीजी ले लिया मैंने 42%, पीजी के अलावा बी है, ई है और सी है। तो 42 में बी जोड़ा हो गया 64, 64 प्लस 9 73, 73 प्लस 21 94। तो ये बचा 6% बचा। एन हो गया 6%। अब 36 members of XYZ are neither postgrads nor politicians nor sportsmen, मतलब ये जो n की वैल्यू नन, ये 36 मेंबर्स है, तो 6% इज इक्वल टू 36 मेंबर्स। फिर क्या पूछा हमसे? हाउ मेनी पीपल कम अंडर एग्जैक्टली 2? एग्जैक्टली टू कौन से होते हैं? एग्जैक्टली 2 मतलब D+E+F। कितने परसेंट है बताओ ये? D+E+F इज 8 + 9 17 और 10 27%। तो 27% कितना होगा ये हमसे पूछा है। अगर 6% 36 मेंबर्स है, तो 1% होगा 36/6 6 मेंबर्स। अगर 1% 6 मेंबर्स है तो 27% इक्वल्स टू 27 × 6 यानी 162 मेंबर्स आंसर है हमारा। चलो, बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं दूंगा हर सवाल पे, इसलिए थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं।
because we are supposed to solve a lot of questions. चलो जी नेक्स्ट. अगेन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, चार डायग्राम्स बन रहे हैं यहाँ पे. ब्लू, रेड और ग्रीन कलर्स के लिए आप बेस्ट डायग्राम कौन सा लगता है आपको, बताओ. व्हाट इज द डायग्राम यू थिंक इज द बेस्ट डायग्राम फॉर ब्लू, रेड एंड ग्रीन? ABCD बोलो जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है. ऑप्शन सी इज द आंसर, बिकॉज दीज थ्री आर डिफरेंट कलर्स यार. तीन अलग अलग कलर्स हैं, कोई कॉमन पार्ट थोड़ी होगा जबरदस्ती. These three are three different colors in the diagram, nothing in common. So option number C is the correct answer. Okay, next question. Players, students, actors. What is the best diagram according to you? Player, student, actor. Best diagram. Correct. D would be the answer. D would be the answer because ये कोई सोचने वाली बात नहीं है. सब कुछ कॉमन हो सकता है और कुछ कुछ भी कॉमन हो सकता है. लाइक ये शो कर रहा है प्लेयर्स हु आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु आर एक्टर्स, प्लेयर्स हु आर एक्टर्स. ये शो कर रहा है प्लेयर्स हु आर स्टूडेंट्स एज वेल एज एक्टर. एक इंसान मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है यार, वो मल्टीपल चीजें हो सकता है एक इंसान, राइट? तो इसलिए डी आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला बताओ. मैं जितने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आपको रियलाइज हो जाएगा, अच्छा यार इस तरह के सवाल आते हैं एनमैट में ना, तो आपको पूरा सेशन अटेंड करना चाहिए इफ यू आर लिटिल बिट सीरियस अबाउट एनमैट. ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9, बेस्ट डायग्राम है इसके लिए ऑप्शन बी. बिल्कुल सही है. देखो ये हो गए सारे प्राइम नंबर्स, ये हो गए प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स में से कुछ कॉमन हो गए ऑड से. तो ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया इवन प्राइम. इवन प्राइम अकेला होता है 2, 2 इस पार्ट में आ गया. और बाकी जितने प्राइम नंबर्स हैं वो इस पार्ट में आ गए. ऑड, बाकी जितने प्राइम होते हैं ऑड होते हैं. अब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के मल्टीपल्स हैं तो 9 तो प्राइम नहीं होता, तो 9 के मल्टीपल्स तो प्राइम नहीं होंगे. तो इसलिए ये सर्कल प्राइम वाले से थोड़ा अलग हो गया, पर क्योंकि है ये ऑड इसलिए ऑड नंबर्स के अंदर आ गया ये वाला सर्कल भी. इसलिए बेस्ट डायग्राम ये हो गया बी वाला. थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, आई एम श्योर समझ गए. Okay. चलो नेक्स्ट. चलो सेम, एक और है नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स. कॉमन पार्ट बताओ जी. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट डायग्राम? आई थिंक ये सब लोग बता देंगे यार, ए आएगा इसमें. बिल्कुल सही जवाब है. देखो नेचुरल नंबर ही होते हैं सारे, चाहे वो इवन नेचुरल हो चाहे प्राइम हो. अ, तो ये होगा. और जो इंटरसेक्शन है, ये जो कॉमन पार्ट है, ये कौन सा होगा? 2 होगा, बिकॉज 2 इवन भी है और प्राइम भी है. और इधर वाले जो होंगे वो ऑड प्राइम होंगे, और इधर वाले जो होंगे वो 4, 6, 8 वगैरह वगैरह होंगे, जो प्राइम नहीं है बट इवन. ठीक है ना? ए वुड बी द बेस्ट. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अ पजल दैट यू आर सपोज टू सॉल्व. So can you solve the first question for me, everyone? It's a simple puzzle. Solve, everyone. What is the earliest time Ajay could complete the task? C. Task C. ए फर्स्ट टास्क है, 2 घंटे लेता है. 9 बजे अगर आप चलाओ, अर्लीस्ट करना है तो सबको जल्दी जल्दी करो. तो आपने 9 बजे जो है ए वाली टास्क को स्टार्ट कर दिया, तो 2 घंटे यानी कि 11 बजे ए डन हो जाएगा. ठीक है. फिर लिखा है बी कैन बी डन आफ्टर ए इज कंप्लीट एंड रिक्वायर्स 1 आवर. जैसे ही बी खत्म हुआ वैसे ही, जैसे ए खत्म हुआ वैसे बी को चला दो.
जैसे ही ए डन हुआ वैसे ही बी को स्टार्ट कर दो। बी को 1 घंटा लगेगा, तो 12 बजे, 12 PM पे बी डन हो जाएगा। वर्किंग ऑन सी विच वुड टेक 1 आवर कैन ओनली स्टार्ट आफ्टर ए एंड बी। ए और बी खत्म होने के बाद ही आप सी को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सी को स्टार्ट कर दिया इमीडिएटली। तो अर्लीस्ट टाइम हो गया 12 बजे, तो 12 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस पहले सवाल का आंसर होगा। इज दैट ओके? अच्छा, कंप्लीट पूछा है, सॉरी। सी को अभी 1 घंटा और लगेगा, तो 1 बजेंगे, 1 PM। 1 PM पे सी डन होगा। 1 PM यानी ऑप्शन सी आंसर होगा पहले का। इज दैट ओके? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। इफ अजय टेक्स 2 hours फॉर टास्क बी and completes other preceding task without delay, when can he start task E? अगर वो 2 घंटे लेगा बी के लिए, तो वो ई को कब स्टार्ट कर सकता है अर्लीएस्ट? ओके, लेट्स डू इट। अगर बी को 2 घंटे लगेंगे तो बी 11 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे खत्म ना होके, बी जो है वो 12 बजे खत्म ना होके 1 बजे खत्म हो। 2 घंटे लग रहे हैं उसको, तो 1 PM पे बी डन हो। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन में था कि बी के बाद ही आप सी को चला सकते हो, राइट? तो अब आप सी स्टार्ट करोगे, वो 1 घंटा लेगा, तो 2 PM पे सी डन होगा। फिर लिखा है कि डी जो है वो बी और सी के साथ कर सकते थे। डी टास्क को बी और सी के साथ किया जा सकता है, एंड वो टेक 3 hours। तो हमें डी को कब चालू कर देना चाहिए था? जब हमने बी स्टार्ट कर दिया था, तभी हम डी को भी स्टार्ट कर देते। और डी को लगते हैं कितने घंटे? 3 घंटे। तो अगर वो 11 बजे स्टार्ट हुआ, तो 11 से 3 घंटे, 2 बजे डी भी डन हो चुका होगा। करेक्ट। और ई जो है वो 1 घंटा लेता है, कैन स्टार्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी चारों कंप्लीट होंगे उसके बाद ही ई स्टार्ट होगा। मतलब जैसे ही डी खत्म हुआ, सी खत्म हुआ, अब आप ई को स्टार्ट कर सकते हो। और उसको 1 घंटा लगेगा, तो 3 बजे ई भी डन हो जाएगा, और ई डन हुआ मतलब खत्म हो गया, तो 3 PM इसका आंसर होगा। होपिंग दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, मूविंग ऑन नेक्स्ट। क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्टार्ट पूछा है, ओके। स्टार्ट पूछा है तो वो तो 2 PM आंसर होगा फिर। स्टार्ट पूछा है ना कि एंडिंग, तो 2 PM आंसर होगा, राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट पूछा है। आगे बढ़ जाते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी आंसर। ऐश इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन टू कैश। ऐश किसी पर्सन का इंट्रोडक्शन कैश से करा रहा या रही है। तो उस पर्सन ही, यानी कि वो जो पर्सन है, इज द फादर ऑफ, वो फादर है। वो पर्सन किसका फादर है? योर का मतलब किससे बोल रही है? कैश से। कैश की सिस्टर के सन का। कैश की सिस्टर के सन का फादर है। देखो, कैश, कैश की सिस्टर के सन का फादर। इस सन का फादर कौन होगा? ये जो कैश की सिस्टर है, इसका हस्बैंड। ओके। तो ये जो इसका जो हस्बैंड है, ये है ये पर्सन जिसका वो इंट्रोडक्शन करा रही है। दिस पर्सन इज नो वन बट, ये और कोई नहीं बल्कि कैश की बहन का हस्बैंड है। कैश की बहन का हस्बैंड है वो। ओके। एंड ही इज, वो पर्सन इज माई, माई मतलब कौन बोल रहा है? ऐश बोल रही है। ऐश इज मदर्स हस्बैंड। ऐश की मदर का हस्बैंड भी है वो। ऐश की मदर, इसका मतलब ऐश ये सन हो गया, या तो ये सन या सन की जो
सिस्टर है वो ऐश हो गई पॉसिबली, तो यहीं बना देते हैं अपन ऐश को। ऐश की मदर यानी कैश की सिस्टर का हस्बैंड, राइट। तो इससे पता चला कि ऐश कैश की सिस्टर का सन है। ओके, आगे बढ़ो। हाउ इज ऐशेस फादर, ऐश के फादर यानी ये बंदा रिलेटेड टू कैश इज मदर, कैश की मदर का क्या लगेगा, कैश की मदर के दो बच्चे हो गए, उसमें से एक का हस्बैंड है, यानी कैश की मदर का सन इन लॉ लगेगा। सो आंसर विल बी सन इन लॉ, ऑप्शन सी। आई एम श्योर इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो कभी कभी फैमिली ट्री बना के हो जाते हैं इस तरह के सवाल। आगे बढ़ते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। चलो 2-3 मिनट लो, इसको निपटाओ। ओके, ए इज मैरिड एंड हिज वाइफ इज अ हाउस वाइफ। फैमिली ट्री बनाने का कोशिश कीजिए, सबको कनेक्ट कीजिए। ए मैरिड है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, मतलब ए इज अ मेल। ए की वाइफ है कोई, ए प्लस लगा रहा हूँ, प्लस फॉर मेल, उसकी ये वाइफ है जो कि हाउस वाइफ है। उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, माइनस लगा रहा हूँ उस पर मैं, और उसका उसके बारे में बोला है कि वो हाउस वाइफ। तो एक हाउस वाइफ तो पता चल गई और ए पता चल गया, आगे बढ़ो। बी द लॉयर इज मैरिड टू द फोटोग्राफर सिस्टर ऑफ ए। ए की जो सिस्टर है वो फोटोग्राफर है। ए की सिस्टर यहां बना दो, ए की सिस्टर यानी कोई फीमेल है, माइनस लगा रहा हूं, जो कि फोटोग्राफर है। वो किससे मैरिड है, यानी उसका जो हस्बैंड है वो बी है, जो कि लॉयर। क्वेश्चन में था दो मैरिड कपल्स हैं हु स्टे टुगेदर, दो ही मैरिड कपल्स हैं, मिल गए हमको दो मैरिड कपल्स। एक मैरिड कपल ये है और एक मैरिड कपल ये है, और ए और ये दोनों भाई बहन है। ठीक है ना, अभी तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। डी इज द ब्रदर ऑफ सी हु इज नॉट द हाउस वाइफ। सी हाउस वाइफ नहीं है, मतलब ये जो हाउस वाइफ है यहाँ पे सी नहीं आएगी, सी नहीं है। ठीक है ना, और डी जो है वो सी का ब्रदर है। अच्छा, सी का ब्रदर है डी, यानी डी मेल है, डी पे प्लस लगा रहा हूं। सी कॉमा डी, कॉमा इज फॉर ब्रदर, ओके, कॉमा इज फॉर सिबलिंग्स, ओके। ये हो गया सर। ई द जर्नलिस्ट हैज टेकन अ वाव वाव ऑफ नेवर गेटिंग मैरिड। ई जर्नलिस्ट है और उसने, वो लड़का है लड़की कुछ भी हो सकती है, जर्नलिस्ट है, उसने मतलब ही और शी विल नॉट नेवर गेट मैरिड, ओके। ई इज अ जर्नलिस्ट और वो अनमैरिड है।
अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है तो ये जो फोटोग्राफर है ये भी ई नहीं हो सकती, और ये जो हाउसवाइफ है ये भी ई नहीं हो सकती। क्लियर? ओके, आगे। द वेटर इज इंगेज्ड टू हिज गर्लफ्रेंड। इंगेज होना और शादी होना अलग बात है। ओके, इंगेज लिखा है, मैरिड नहीं लिखा है। तो जो भी वेटर है, हिज गर्लफ्रेंड, हिज आ गया वेटर के लिए, मतलब वेटर इज अ मेल, एंड ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड से इंगेज है तो वेटर इज अ मेल। ओके, सो ये कोई है जिसका एंगेजमेंट, इंगेज ऐसे लिख बना देता हूँ, इंगेज टू हिज गर्लफ्रेंड है ना। तो वो जो गर्लफ्रेंड है वो उसका प्रोफेशन क्या है वो नहीं पता, पर ये वेटर है, राइट। गर्लफ्रेंड कोई प्रोफेशन नहीं होता है ना, प्रोफेशन ऊपर लिखे हुए हैं सारे, उनमें से होगी वो, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई एंड पुट थिंग्स आउट। देखो, इस फोटोग्राफर के बारे में ये माइनस है, फीमेल है ये, तो डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी तो मेल है, तो यहाँ डी भी नहीं आएगा। और यहाँ भी हाउसवाइफ फीमेल है तो यहाँ भी डी नहीं आएगा। नाउ थिंक कि ये हाउसवाइफ में फिर कौन आएगा, कौन बच गया? सारे हो गए, बस कौन एक नाम बचा। देखो, बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, डी सी ई आ नहीं सकते, तो बी ए डी सी ई हट गया, बचा एफ। तो हाउसवाइफ कौन है? एफ है। तो हाउसवाइफ हो गई एफ। अब बताओ फोटोग्राफर कौन है? बी नहीं हो सकता, डी ई ए एफ नहीं हो सकता, सारे नाम हट गए, बचा सी। तो आई मीन हाउस ऑफ नहीं, मतलब फोटोग्राफर है सी। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब सी का एक ब्रदर है डी। सी का ब्रदर है तो फिर ए का भी हो गया ब्रदर ना। सी का ब्रदर डी है, करेक्ट। सी फीमेल है। अब तो वेटर कौन होगा फिर? बस दो ही तो बचे अब। ए तो हो नहीं सकता वेटर, क्योंकि वेटर तो एंगेज है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो ए नहीं हो सकता वेटर। और ए जर्नलिस्ट भी नहीं हो सकता, तो ए बचा फिर आपके पास इंजीनियर होगा, ए है ना। सारे प्रोफेशन हो चुके हैं क्योंकि, समझ में आ रहा होगा आई एम श्योर। तो ए इंजीनियर हो गया। अब वेटर कौन होगा फिर? तो वेटर डी होगा फिर, और कोई बचा ही नहीं क्योंकि सारे लोग हो चुके हैं। आप देखो, सिर्फ सी, सी तो खैर फोटोग्राफर हो गया, तो डी और ई दो ही लोग बचे। तो ये जो वेटर है ना ये डी है, और ये अपनी गर्लफ्रेंड, इसकी गर्लफ्रेंड फिर ई होगी क्योंकि और कोई बचा ही नहीं जो कि जर्नलिस्ट है, इसके साथ एंगेज्ड है। और सी इसकी बहन है, कहने का मतलब वेटर की ना, सी बहन है, ये सब हो रहा है कहने का मतलब। तो ये सी और ए दोनों हो गए ना, मतलब दो सी, ए और डी तीनों भाई बहन हो गए इस डायग्राम में। ठीक है, अब मैं सवाल देखता हूँ, आ जाओ। ओके, पहला क्वेश्चन है, वाइफ ऑफ बी बतानी है। बी की वाइफ सी है, ऑप्शन नंबर डी। वाइफ ऑफ ए कौन आया? वाइफ ऑफ ए एफ आया। इंजीनियर कौन आया? ए आया। वेटर कौन आया? डी आया। और कौन से चार पीपल साथ में रहते हैं जो मैरिड है? ऊपर लिखा था जो मैरिड है वो साथ रहते हैं, स्टे टुगेदर, मैरिड ये है, ए बी सी एफ। ठीक है, होपफुली ये पजल समझ आ गई सभी को, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल, एक एकदम आइडियल पजल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनमेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आइडियली सॉल्व होने लायक हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये वाला तो छोड़ देते हैं जी। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर बताओ। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज क्लाइमेट इज रिटन लाइक दिस, तो हाउ इज द वर्ड कैलकुलेट रिटन इन दैट लैंग्वेज? अगर क्लाइमेट ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेट कैसे लिखेंगे? आई ए ई सी एल एम टी। क्या नोटिस किया आपने? वॉवल्स को उठा के आगे ले आया उसी ऑर्डर में। पहले वॉवल्स आ गए, और फिर जो कॉन्सोनेंट्स बचे सी एल एम टी, वो उसी ऑर्डर में आ गए। पहले वॉवल्स एंड देन कॉन्सोनेंट्स। ऐसा कैलकुलेट वर्ड में करो, कौन सा ऑप्शन बनेगा? कैलकुलेट में वॉवल्स उठा के लाओ तो ए यू ए ई आगे आ जाएगा। फिर जो कॉन्सोनेंट्स बचे सी एल एंड देन दिस टी, सी एल सी एल टी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन।
ट्राई कीजिए, आपसे जल्दी जल्दी हो सवाल, जैसे पेपर में। कंट्रीब्यूट को कैसे लिखा है, देखो उल्टा पढ़ो, ईटी, इसको रिवर्स करके लिख दिया, ईटी। टीई को उल्टा करिया, ईटी लिख, उल्टा किया, ईटी लिखा। फिर बीयू को एज इट इज लिखा, ओके, इसको एज इट इज लिखा। फिर आरआई को उल्टा करके लिखा। फिर एनटी को एज इट इज लिखा। एक बार एज इट इज लिख रहा है दो को, एक बार उल्टा करके, एक बार एज इट इज, एक बार उल्टा करके। तो ऐसे अगर हम पॉपुलराइज को लिखें और पीछे से चले, तो ये उल्टा होगा ईएस, ये एज इट इज आएगा। ये उल्टा होगा एएल, ये एज इट इज आएगा, सॉरी एज इट इज आएगा, और ये उल्टा होगा। पूछा है विच विल बी द सिक्स्थ प्लेस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से छठी पोजीशन पे एल आ रहा है, एल, तो आंसर होगा एल। चलो नेक्स्ट, ये सिंपल था। अगला। हम्म, करो भाई। गोपिका सबका रिवर्स ऑर्डर नहीं था, मैं तो समझा चुका हूँ, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा। हर दो दो का अलग है, लास्ट दो का रिवर्स था, फिर दो का सेम था, फिर लास्ट दो का रिवर्स, फिर सेम, ऑल्टरनेट हो रहा था। दो रिवर्स दो सेम, दो रिवर्स दो सेम, ऐसे था। कैन यू अनम्यूट, अरे चला गया क्वेश्चन, कितना उस पर रिसर्च थोड़ी करेंगे, जल्दी से देख लो, वापस देख लो आप। लो, वापस देख लो। ये देखो भाई, टीई का ईटी हो गया। अच्छा रिवर्स, ओके ओके, माय बैड, आई एम रियली रियली सॉरी ना, माय बैड। वर्ड को ही रिवर्स करना है, हाँ। पहले ऐसी ई एस होगा, ठीक है यार, चेंज कर लो दोबारा यार, आर आई आ जाएगा। फिर ए एल, माय बैड, एंड आई एम रियली रियली सॉरी ना, बिकॉज मैं गलत बोला, पी यू एंड दिस इज ओपी, अभी ठीक है। अब लेफ्ट से छठा कौन सा आ रहा है, एल ही आ रहा है, बाई चांस एल आंसर आ रहा है। आई एम सेव्ड। ये वाला करिए। ये बोल रहा है कि मजेस्टी वर्ड है, इस ये वर्ड है अगर, तो इसका कोड आएगा NZKDTSZ। देखो एम से उसने एन बना दिया, तो इसने +1 किया। ए से जेड एक कम किया, जे से के एक बढ़ाया, ई से डी एक कम किया, समझ रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट लेटर प्रीवियस लेटर, नेक्स्ट लेटर प्रीवियस, ऐसे चल रहा है वर्ड से कोड बनाने में। लेकिन अब ये बोल रहा है विच वर्ड, कौन सा वर्ड इज कोडेड एज HKJLQRF। आपको कोड दे दिया भैया, वर्ड नहीं दिया है। आपको उल्टा सोचना है, आपको डी कोडिंग करनी है, वर्ड पता लगाना है। उल्टा चलोगे तो आप +1 नहीं, -1 करोगे, जी आएगा। इसमें के में +1 करोगे, एल आएगा। -1 करोगे, आई आएगा, ग्लिम्स आएगा इसका आंसर। ग्लिम्स आएगा, ग्लिम्स। देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। उल्टा चल रहा था, इसमें डी कोड करना था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। हम्म, जल्दी जल्दी कीजिए। आपको हर लेटर की पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। आप पेपर में ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते बिना याद किए, काम नहीं बनेगा, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। B2 होता है U21G7, पोजीशंस याद है। कितना आ रहा है इनका सम, 30, और यहाँ 90 दिया हुआ है, ट्रिपल किया है उसको।
ट्रिपल अपनी साइड से खुद किया है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आर्म्स था, AL एम एस। A1 होता है, L12 होता है, M13 होता है, S19 होता है। इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 45 आ रहा है, जबकि लिखा है 180। 4 टाइम्स किया है इसका। 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ही क्यों किया होगा? शायद इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बग में 3 लेटर्स हैं। दिस 3 रिप्रेजेंट 3 लेटर्स। दिस 4 रिप्रेजेंट्स आर्म्स में 4 लेटर है। इस वर्ड में 4 लेटर्स। सो नंबर ऑफ लेटर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। यही कैडेट में कर लो। ये 3, ये 1, ये 4, ये 5, ये 20। ऐड करो पहले, तो कितना आ रहा है? 33। और इसमें कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं कैडेट में। तो इंटू 5 कर दो, 165 होगा। पेपर में कम टाइम में प्रॉम्प्टली सोचना बहुत कई बार ट्रिकी हो जाता है, लेकिन यार पोजीशन वैल्यू याद करके बैठो और प्रैक्टिस करो खूब सारे सवालों की, तो आपको बनेगा। तभी तो कह रहा था रीजनिंग बुक 2 सॉल्व करो। ये वाला करो अब सब लोग। करो आप लोग। आई लव यू कोडेड एज 143। आई मिस यू कोडेड एज 153। प्रिटी मिस कोडेड एज 75। यू आर प्रिटी इज कोडेड एज 718। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में क्या कॉमन वर्ड है? प्रिटी वर्ड कॉमन है और 7 कॉमन है। दैट मीन्स प्रिटी इज इक्वल टू 7। क्लियर है? कॉमन कॉमन ढूंढ के बता रहा हूं। अगर प्रिटी 7 है तो ये जो मिस है ये 5 हो गया। ठीक है, यहां तक तो आई होप क्लियर है। तो प्रिटी हटा रहा हूं मैं 7, मिस हटा रहा हूँ 5। प्रिटी हटा रहा हूँ यहाँ से 7, यहाँ से भी मिस हटा रहा हूँ, यहाँ से 5 हटा दिया। अब इन दोनों वर्ड्स में, इसमें और इस स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? यू कॉमन। तो कौन सा नंबर है? 1। 1 कॉमन है, तो यू 1 हो गया। अगर यू 1 है, यू अगर 1 हो गया तो यू और 1 हटा दो, बचा आर, उसका कोड 8 है। आर का ही पूछा है उसने, तो आंसर 8 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कम से कम टाइम में आंसर तक पहुंचना ही टास्क है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म ऑड वन आउट बताना इन चारों ऑप्शंस में से, जल्दी से जल्दी, मेक इट फास्ट। विच इज द ऑड वन आउट ऑप्शन? करेक्ट, ऑप्शन डी। बिकॉज बाकी ऑप्शंस को देखो, उनमें ऐड करके बीच वाला लेटर नहीं आ रहा है। जैसे 1D3 में 1 और 3 को ऐड करके 4 आ रहा है, 4D का नंबर होता है। ये लास्ट वाले में नहीं हो रहा, बिकॉज 3 + 4 7 आता है। 7 पे G होता है, ना कि H। तो वो बाकियों से अलग है। अगला करते हैं, आ जाओ और करते हैं ऑड वन आउट के थोड़े। नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस ऑड वन आउट है, 9 10 11 12। चलो नाइन्थ करो, बताओ आंसर। ऑड वन आउट। सारे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं? ये किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है ये। 24 का स्क्वायर है ये। 25 का स्क्वायर है। और ये 26 का स्क्वायर है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है और बाकी सब कॉम्पोजिट नंबर्स के स्क्वायर। ओके, 10th वाला करो। 10th वाला क्वेश्चन, 19 29 39 59। 39 शुड बी द आंसर, बिकॉज ये ओनली कॉम्पोजिट नंबर है, बाकी सब प्राइम है।
इट इज द ओनली कॉम्पोजिट यानी नॉन प्राइम नंबर, बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। ये वाला करो। 44, 77, 125, 169, ये मोस्टली गलत होता है लोगों से, क्योंकि हम इसमें टू मच सोच जाते हैं, सही तरह से नहीं सोच पाते हैं। हाँ देखो, इसमें मैक्सिमम लोग बताएंगे कोई 125, कोई 169, जबकि दोनों ही गलत आंसर है। आंसर 44 है। 44 इज द ओनली इवन नंबर, बाकी सब ऑड है, ये लॉजिक होगा। इसमें 125 आंसर क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? आप बोलोगे सर 125 इज द ओनली परफेक्ट क्यूब। आई मीन 125 इज परफेक्ट क्यूब, रेस्ट ऑफ देम आर नॉट। गलत लॉजिक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे तो 169 भी लगा सकता था। ओनली परफेक्ट स्क्वायर 13 का स्क्वायर है ये, बाकी सब नहीं है। सो ओनली वाले लॉजिक से नहीं लगाते। ओनली परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब लॉजिक लगाना है तो तीन में होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए, तो लगाओ, सेंस बनता है उसका। इवन ऑड इज अ गुड वे टू एलिमिनेट वन फ्रॉम द अदर्स। ओके, ये वाला करो। ऑड वन आउट वर्ड बताओ कौन सा है। एनीबडी? सो इसमें क्या हो रहा है, ये जम्बल्ड फॉर्म में लिखे हैं, मतलब उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। एक्चुअली इनसे वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे इसको जंबल करोगे तो मीनिंगफुल वर्ड रोज बन रहा है इससे। इसको जंबल करोगे मीनिंगफुल वर्ड लोटस बन रहा है, इस तरह से सोचना है। तो आई थिंक दिस इज इनफ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बिकॉज इससे ऑरेंज बन रहा है, बाकी से रोज, लोटस, ऑरेंज, जैस्मिन बना है, तो ऑरेंज इज द ओनली फ्रूट, बाकी सब फ्लावर्स हैं। चलो आगे, नेक्स्ट फटाफट। ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे 72 इज रिलेटेड टू 85, इन द सेम वे 53 इज रिलेटेड टू व्हाट नंबर, बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम श्योर यू शुड टेल द आंसर वेरी फास्ट, जल्दी बताओ। डिफरेंस देख लो यार, डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 13 का है, तो 53 में भी 13 ऐड कर दो, 66 आ जाएगा। 13 का डिफरेंस है, 66 आंसर। अगला क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन। 31:37, 19 क्या? कोई लॉजिक ढूंढो, स्ट्रॉन्ग लॉजिक, जो रिलेशन यहाँ वैसा रिलेशन यहाँ। ठीक है, मोस्टली पीपल हैव फाउंड इट। सही है, डी ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन है, बिकॉज ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। 31 एक प्राइम है और 37 उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है। अगला करो। से 19 प्राइम है, 19 का नेक्स्ट प्राइम 23 है। ओके, 40, ये वाला करो, लास्ट वाला, थर्ड वाला। आई थिंक अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ढंग से नोटिस कर लिया तो। कर लिया होगा बहुत लोगों ने नोटिस। ये देखो, चार दिख रहा है, चार का स्क्वायर करा करा हुआ है यहाँ पे, 16 स्क्वायर। फिर 6 का भी स्क्वायर किया हुआ है, 36। एक एक डिजिट का, 8 का भी स्क्वायर किया हुआ है, 60। एक एक डिजिट का स्क्वायर, 5, 7, 9 डिजिट का स्क्वायर करोगे, डी आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, हर डिजिट का स्क्वायर है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे छोड़ दो। सीरीज पे आते हैं, बताओ बीच पे कौन सा नंबर आएगा, इस जगह कौन सा नंबर आएगा सीरीज में, बताओ। क्या कोई क्रैक कर सकता है इसको? कैन वी डू इट बाय डिफरेंस? क्या हम डिफरेंस से कर पाएंगे?
56 और 93 में कितना डिफरेंस है? 27 का। 93 और 124 में कितना डिफरेंस है? हम्म। 31 का। सही है। या 37 था। तो प्राइम नंबर्स हैं एक्चुअली, ये 37, 31 डिक्रीजिंग प्राइम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम। तो अगला प्राइम 31 के बाद आएगा 29, तो 29 ऐड कर दो। 124 में 29 ऐड करो तो 153 आना चाहिए करेक्ट आंसर। डिक्रीजिंग प्राइम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा कराने, ये करो। लास्ट नंबर क्या आएगा? क्या नोटिस हो रहा है? देखो, नंबर्स अगर हजार की रेंज में आ गए, 200 से 1000, 225 है और उसके अगला वाला नंबर हजारों की रेंज में है, तो मल्टीप्लाई सीरीज है, मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। तो 5 से 7 कैसे बना? 5 से 7 बनाने के लिए 5 × 1 + 2। 7 से 17, 7 × 2 14, 14 + 3। 17 से 55, 17 की टेबल बोलो। 17 × 3 51 + 4। तो ये देखो, मल्टीप्लाई में भी एक एक बढ़ रहा है, एडिशन में भी एक एक बढ़ रहा है। तो अब आएगा 55 × 4 + 5। ये आ गया 225। 225 इंटू अगली बारी 5 की और 6 ऐड होगा। कितना आंसर आएगा बोलो? 1131 आ जाएगा। नेक्स्ट करो। ये दोनों क्वेश्चन और करो। सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो भी जिस भी ऑर्डर में करना है करो, आंसर बताओ। डिफरेंस निकालो। 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है। 13 और 17 में 4 का डिफरेंस है। इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। इन दोनों में 7 का डिफरेंस है। इनमें 5 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंसेस कोई पैटर्न बना रहे हैं? क्या डिफरेंसेस कोई पैटर्न बना रहे हैं? बना रहे हैं। ये जो दो आया है, ये जो दो आपको दिख रहा है, ये 11 की सम ऑफ डिजिट्स करके आया है। 1 + 1 है ये 2। फिर 13 यानी 1 + 3 करके 4 आया है। इस तरह से हो रहा है। अब नेक्स्ट आना चाहिए 3 + 7 10। 37 में फिर 10 ऐड कर दो तो 47 बनेगा आंसर हमारा। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। ये लॉजिक था इस वाले सवाल में, थर्ड वाला ट्राई करो।
16 से 8 हुआ है, आधा हो गया, आधा का मतलब है 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 8 से 8 यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आधा आधा बढ़ रहा है। अब आएगा 1.5। 8 इंटू 1.5 12 होता है, राइट? यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, इंटू टू, 12 इंटू 2। तो आधा 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 बढ़ रहा है मल्टीप्लायर। अब दो ढाई आएगा यहाँ पे। 24 इंटू ढाई 60। 60 को आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, 180 आपका आंसर बनेगा इस सवाल का। ओके, नेक्स्ट। ठीक है ना? हाफ हाफ बढ़ रहा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और करेंगे अभी वैरायटी अलग अलग, जैसे ये वाला करो सीरीज का क्वेश्चन। देखते हैं ये किसको स्ट्राइक होता है। बढ़िया है ये। एफ की पोजीशन वैल्यू 6 होती है। सी डी की 3 और 4 होती है, 3 + 4 आ रहा है 7। डी डी की 4 और 4 होती है, 4 + 4 आ रहा है 8। आई की 9 होती है। तो देखो 6 7 8 9 कॉन्सिक्यूटिव सीरीज चल रही है। फिर ए ए सी ई बनेगा 10। इन सबका सम 10 आएगा। फिर ई एफ यानी कि 5 और 6 मिला के 11 आ जाएगा। तो अब आपको वो वाला बताना है जिससे 12 आए, और 12 तो एल होता है। एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है, तो एल आंसर होगा ना, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। हम्म। यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। चलो इनफ टाइम। तो देखो भैया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर माइनस कर दो जो रिजल्ट आ रहा है, बीच वाला नंबर आ रहा है। 3 × 6 18, 4 × 4 16 का डिफरेंस लो तो ये 2 आ रहा है। ये हो रहा है इसमें। तो 9 × 4 हो गया 36, 5 × 5 हो गया 25, तो डिफरेंस 11 आ रहा है। चलो नेक्स्ट आगे। नहीं, अब ये नहीं कर रहे। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। 3 मिनट के दायरे में आप इसको सॉल्व करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो अब मैं करूंगा सॉल्व। तो अब देखोगे, चैट बॉक्स फ्री रखो, मेरी बात को सुनो। एक 5 डिजिट का नंबर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और आउटपुट भी 5 डिजिट का ही आ रहा है, 6 डिजिट का नहीं आ रहा, 5 डिजिट का ही आ रहा है। अगर ये 5 डिजिट का आ रहा है तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है, देखो ध्यान से सुनो। पी की वैल्यू जो है शुरू में मुझे 1 या 2 ही होगी। पी की वैल्यू पक्का 1 या 2 में से कोई एक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर पी की वैल्यू 1 या 2 नहीं लेते, उससे बड़ी लेते, मान लो 3 ले ली पी की वैल्यू, तो लास्ट में मान लो 4 इंटू 3 हुआ होगा। तो 4 इंटू 3 12। अगर 12 है तो लास्ट में टी सिंगल डिजिट का कैसे आ जाएगा? टी तो 12 ऐसे जाएगा, 6 डिजिट का हो गया है तो पूरा। मतलब टी में 2 डिजिट्स आ गई, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। ये 5 डिजिट पे ही खत्म हो रहा है, टी पे ही खत्म हो रहा है। इसलिए 1 या 2 में से ही कुछ है पी की वैल्यू। उम्मीद है इतना समझ गए। ठीक है। ठीक है जी। अब 1 या 2 में से क्या हो सकती है, देखो। यहाँ पे आपने शुरुआत जब की होगी, T×4 किया होगा, तो T×4 करने पे P आया। अब T में कुछ भी रख लो आप, T 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो शुरू में जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ सकती है, लाइक अगर यहाँ 1 है तो 4 1 जा 4, अगर यहाँ 2 है तो 4 2 जा 8, अगर यहाँ 3 है तो 4 3 जा 12, इस तरह से कुछ। P कोई इवन नंबर आ सकता है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके ला रहे हो तो इवन आएगा। तो P 2 ही होगा, इसका मतलब 1 या 2 में से 2 होगा। चलो P तो पक्का पता चल गया, सबसे पहले P 2 है। अब इस पर डिस्कशन और नहीं करेंगे, P मतलब 2। P मतलब 2। ठीक है। अब T के बारे में सोचो कि T क्या होगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए लास्ट? 4 को या तो आप 3 से करें, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, या फिर आप 4 को 8 से करें, 8 भी हो सकता है यहाँ पे। 4 8 जा 32 होता है, 32 का 2 आ जाए और 3 कैरी में चला जाए। तो टी की दो वैल्यू अभी समझ में आ रही है, 3 या 8। पर आप सोचो लास्ट में भी टी आया है। जब 4 इंटू 2 हुआ होगा तो यहाँ पे 8 ही तो आया होगा। तो टी की वैल्यू 3 नहीं 8 है। चलो जी, यहां से ये कंफर्म हो गया, टी की वैल्यू 8 है। तो टी यानी 8। टी यानी 8। अब जरा आगे की सोचो। देखो भाई, ध्यान से देखते जाओ। जब लास्ट में 4 इंटू 2 किया और 8 आया, 4 इंटू 2 किया, इसका मतलब इसके ऊपर कोई कैरी नहीं है। 2 के ऊपर कोई कैरी नहीं, अगर कैरी होती तो वो भी जुड़ती। हम्म। कैरी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर जीरो कैरी है। और जीरो कैरी कब आ सकती है? जब यहाँ 4 इंटू क्यू हुआ, उसके ऊपर कुछ कैरी ऐड हुई, जो भी हुआ, फिर जाके एस आया। तो एस सिंगल डिजिट का है, एस ने कुछ आगे नहीं दिया कैरी। होपफुली इतना समझ रहे हो आप। तो बताओ कि क्यू क्या होगा। क्यू के बारे में सोच के बताओ। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आगे जब रिजल्ट एस दे तो ऊपर कुछ कैरी ना जाए। एस दे और कैरी ऊपर ना जाए। तो आप क्यू के बारे में सोचो। आप 2 तो दे नहीं सकते, पी आपने पी को 2 दे दिया और सबको अलग अलग देना है, डिफरेंट। तो आप क्यू को 1 ही दे सकते हो। क्योंकि अगर आप क्यू को 3 देते हो मान लो, तो 4 3 जा 12 होता है। 12 का 2 लिखेंगे तो कैरी 1 जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए क्यू को बड़ा नहीं देना है, क्यू छोटा होगा, क्यू 1 है इसका मतलब। तो क्यू यानी 1, क्यू यानी 1 यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्यू यानी 1। तो क्यू और कहाँ लिखा है? यहाँ भी लिखा है क्यू यानी 1। तो क्यू की वैल्यू आ गई 1। अच्छा। अब थोड़ा सा और रिसर्च करना है हमको, ऐसे नहीं भैया, अभी बहुत मेहनत है इसमें। सबसे पहले देखो, 4 8 जा 32 का 2 हुआ, 3 कैरी गया होगा। ये 3 कैरी है हमारा। अब 4 को एस से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 3 जोड़ा और यहाँ 1 आया। तो बताओ एस क्या हो सकता है? सोचो कोई डिजिट ऐसी यहाँ पे एस में क्या आ सकती है। 4 को एस से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 कैरी जोड़ा और लास्ट में 1 आया। तो एस टू 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 तो हो नहीं सकता, टू तो पी को दे दिया, तो S7 हो सकता है, 7 होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ 7 है, सारी डिजिट सोच लो, जो जो बची है उनमें से 7 ही होगा। तो 4 7 जा 28, 28 में 3 जोड़ा 31, 31 का 1 और ये 3 कैरी। तो एस की वैल्यू इसका मतलब 7। ठीक है। अब एस की वैल्यू यहाँ पे भी है तो यहाँ भी 7 आ जाएगी। अब बस आर बचा है, आर सोचना है हमको। तो ये हो गया, ये हो गया 4 इंटू आर, उसमें 3 जोड़ा और आर ही आ गया। 4 इंटू आर में 3 जोड़ा और आर ही आ गया, तो आर की जगह क्या क्या हो सकता है? 2 8 और 1 और 7 के अलावा में से सोच के बताओ। 4 इंटू आर किया, उसमें 3 जोड़ा कैरी और आर ही आ गया।
5 हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 होगा। आर की वैल्यू 9। अगर यहाँ 9 होगा, सोचो सब लोग, 4 9 जा 36, 36 में 3 जोड़ा, 39 का 9 आ गया देखो, और कैरी 3 चढ़ा। अब 4 1 जा 4, और 3 ये 7 आ गया, इस तरह से बैठ रहा है। तो फाइनली R9 है। ये मेहनत से हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा सवाल है ये बहुत। इन सबको जोड़ो, कितना आंसर आया? 2 और 8 10 और 9 19, 19 और 8 27 आंसर है इसका। देखो थोड़ी मेहनत लगी इसमें, आगे पीछे जाना पड़ा है, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम, लेकिन आप सोचेंगे तो ऐसे ही भाई, जैसे मैंने सोचा। सर इक्वेशन से नहीं होगा ना? नहीं, इक्वेशन का सवाल नहीं है ये, नहीं होगा, फंस जाओगे आप। क्योंकि बहुत सारे केस बन जाएंगे, कैरी ले ना ले, वो नहीं है इसको करने का तरीका, यही है इसको करने का तरीका। आगे जो मैंने बोला वो सारा इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए हो बाद में पढ़ना हो तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जो सब मैंने बोला वो सारी बातें इसमें है। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। हर लेटर की पोजीशन वैल्यू लिख रहा हूँ पहले मैं, फिर समझाऊंगा। अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं इस वर्ड में, ऐसे कितने पेयर हैं विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ऐसे कितने पेयर हैं, सुनना, ऐसे कितने पेयर हैं यहाँ पे जिनके बीच में इस वर्ड में भी उतने ही लेटर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। इस वर्ड में भी उनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। आओ देखो स्टार्ट करते हैं डी के थ्रू। डी का सबके साथ पेयर ट्राई करके देखो। तो डी ओ यहाँ पे साथ लिखा हुआ है, 4 और 15। पर क्या इंग्लिश में यानी क्या मैथ्स में सीरीज में 4 और 15 एक साथ आता है? नहीं नहीं भाई, उसमें तो बीच में इतने सारे आते हैं, तो ये पेयर नहीं है। तो ऐसे एक पेयर मुझे जो नजर आ रहा है अभी, वो आ रहा है 4 और 1। 4 और 1 क्यों? क्योंकि 4 और 1 के बीच में 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर एक्चुअली। और यहाँ भी 2 ही आ रहे हैं, है ना? इंग्लिश में भी 2 आते हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं। तो भाई एक तो ये हो गया डी, एक पेयर तो ये हो गया। चलो अब डी से और बताओ, क्या इस डी से और कोई बनेगा? क्या डी से 4 9 बन रहा है? 4 9, 4 9 के बीच में 5 6 7 8, हाँ भाई ये भी बन रहा है, डी आई, ये भी बन गया। तो 2 तो बन ही गए। और बताओ 4 से और कोई बन रहा है? 4 से तो और कोई नहीं बन रहा, तो 4 के सारे हम ट्राई कर लिए, 4 को हटा दो। अब ये देखो, 14 और 15 साथ लिखे हुए हैं, और मैथ्स में भी मतलब नॉर्मली भी 14 15 साथ ही आता है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो एक ये भी हो गया, ओ है, 3 हो गए। और बताओ इस 15 के साथ और कोई है क्या? 15 20 16 17 18 19, 4 होते हैं जबकि यहाँ 2 ही है, तो नहीं होगा। और तो किसी के साथ नहीं, 15 9 होगा नहीं, कम है। तो ये ओ उठा, हटा दो। 14 का और किसी के साथ आई थिंक नहीं होगा, हटा दो। एई, एई होगा, देखो 1 5 के बीच में कितने नंबर होते हैं? 3 होते हैं ना, 2 3 4, यहाँ पे भी 3 है। तो यही होगा, 4 तो मिल ही गए, 4 मिल गए तो भाई मोर देन 3 आंसर लगा दो, ये क्वेश्चन हो गया। एक और है वैसे तो, टीवी, एक और मिल रहा है टीवी। तो 5 हो गए, मोर देन 3 है। ओके नेक्स्ट, जल्दी से आंसर। Eric is on 11th position from upwards and on 25th position from downwards. So how many students are there in the class?
अगर टॉप से 11th पोजीशन पे आता है एरिक, और बॉटम से 35th है उसकी पोजीशन, तो इसका मतलब टॉप से एरिक तक 11 लोग हैं, बॉटम से एरिक तक 25 लोग हैं, सॉरी, बॉटम से एरिक तक 25 हैं, तो टोटल लोग जब गिनोगे तो 11 + 25, 11 में भी एरिक गिन लिया, 25 में भी एरिक गिन लिया, तो एरिक 2 बार गिन लिया इसलिए एक बार हटा दो। टोटल लोग 36 नहीं, 36 - 1 35 होंगे। नेक्स्ट, एरिक को 2 बार गिन लिया ना। अगला बताओ आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड। A is 10th from the left hand and B is 8th from the right hand. There are two cases in this, है ना, इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला केस, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगर A 10th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मान लो 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ पे आ रहा है A, और B 8th फ्रॉम द राइट हैंड है, राइट हैंड से 8वां मान लो यहाँ पे आ रहा है, इधर हम यहाँ B आ रहा है राइट हैंड से आ रहा है, और उनके बीच में 3 लोग हैं, उनके बीच में 1 2 3 लोग हैं। ऐसे में जब आप टोटल लोग गिनोगे तो आपको साफ नजर आएंगे, ए तक 10 लोग, बीच के 3 लोग, और बी से राइट तक 8 लोग, 21 लोग नजर आएंगे। ये तो एक पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकंड केस, ओवरलैप भी तो हो सकते हैं। ए और बी अगर ओवरलैप हो रहे हो, जैसे देखो ये लेफ्ट से और ये राइट से, ए जो है लेफ्ट से 10वीं पोजीशन पे है, मान लो लेफ्ट से 10वां वो इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है मान लो, लेफ्ट से 10वां, और बी जो है राइट से 8वां है, राइट से 8वां मान लो यहाँ आ रहा है, और उनके बीच में 3 लोग हैं जो अभी भी हैं। अब अगर मुझे टोटल लोग गिनने हैं तो 21 नहीं, कम हो जाएंगे टोटल लोग, क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई तो बहुत सारे लोग बार बार काउंट हो गए ना। अब मैं टोटल कैसे गिनूंगा, देखो, लेफ्ट से ए तक कितने थे, 10, राइट से बी तक कितने थे, 8, 10 + 8 किया मैं, तो 10 + 8 किया तो इन 10 + 8 18 लोगों में बी, बीच के 3, और ए, ये 5 लोग, इन 10 में भी गिन ली, 8 में भी गिन ली, तो इन 5 लोगों को 2 बार गिन लिया, तो एक बार हटाओ, 10 और 8 18 में से 5 गया 13, ये भी आंसर हो सकता। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस अभी के लिए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कांट बी डिटरमाइंड। इसके दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। होपिंग दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो अब तो खैर टाइम भी हो गया है, इससे ज्यादा मैं एक्सीड नहीं कर रहा, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट आप इसके अलावा और क्या, मैं आपको बताता हूँ एरियाज, वैसे तो मैंने शुरू में बताए थे, बट इनपुट आउटपुट, डिडक्शंस, डिडक्शंस कौन सा वाला, वेन डायग्राम वाला, डिडक्शंस बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बना बना के जो डिडक्शन सॉल्व करते हैं हम, सिलोजिज्म भी बोलते हैं इसको, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो, वो सब क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करो, वो भी आते हैं एनमेट में। इनपुट आउटपुट का सेट जरूर आता है, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी तो जितना भी रीजनिंग में है, और ऑब्वियसली वो सब जो मैं नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझे नहीं कराने थे, ऑब्वियसली नॉट माय एरिया, बट आप क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस मैं शुरू में कह रहा था उनकी प्रैक्टिस करो। तो ये सब है आज की क्लास में। अब आई थिंक वी शुड एंड दिस हेयर ओनली, एंड आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगा होगा क्या आता है एनमैट में रीजनिंग में। दैट वाज द पर्पस। सो दैट्स इट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सर फर्स्ट 3 स्लाइड्स फॉर स्क्रीनशॉट प्लीज। कौन सी फर्स्ट 3 स्लाइड्स, जहाँ पे थोड़ा वो पेपर के बारे में बताया था।
हाँ, तो फर्स्ट स्लाइड में पेपर वाली स्लाइड थी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। नो नो, नॉट एमबीए वेदांत। सर फॉर एमबीए इन हॉस्पिटल एंड, मैं आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई मीन बाय डिग्री। आई डिडंट डू एमबीए, but I've been teaching MBA CAT entrance for past 10, 12 years now, 10, almost 11 years. Sir, for MBA in hospital and healthcare management from NMIMS, do I have to give NMAT? इत, इतने स्पेसिफिक के लिए आप एडमिन से, एडमिन ग्रुप पे डालें मैसेज, अनुरा राजा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। एडमिन ग्रुप पे डालो ये मैसेज जो आप मुझसे पूछ रहे हो। अरे ओशो अनंत जी, ये लीजिए प्रीवियस स्लाइड फिर दिखाओ सर, कितनी बार हम। चलो, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ एंड शुड। हम्म। पुणे वर्सेस मुंबई पूछ रहे हो ना आप, SIBM पुणे वर्सेस एमआईएमएस मुंबई। कंपैरिजन नहीं है दोनों में से किसी, दोनों में से किसी का भी। प्लेसमेंट वाइज अगर आप मतलब वो अगर आप वैसे देखोगे, रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशियो देखोगे तो आई वुड से NMIMS मुंबई, इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशियो वाइज। बट इन टर्म्स ऑफ मोर मीडियन सैलरी, SIBM पुणे। चलो, दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।